रचित जी मौजूद हैं। सब लोकतंत्र चैनल है, मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके, बहुत सारे फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। आज ई रेडियो से खास बातचीत करते हैं रचित जी। बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं मैं जी। नमस्कार सर, शिक्षा नीति में बदलाव की कितनी आवश्यकता है? जो अभी जो शिक्षा नीति है देश की 1986 से जो शिक्षा नीति चली आ रही है, अब उसमें जो आधुनिक जो अभिकरण हो रहा है देश का, उसमें कितनी ज़रूरत है बदलाव की? जी देखिए, दो आयाम हैं। एक आयाम तो है आइडियोलॉजिकल, हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति के प्रति हमारी शिक्षा नीति हमें कितना सजग बनाती है और कितना अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाती है, उस पर हम बात कर ही रहे हैं। लेकिन एक आयाम जो इस ज्ञानोत्सव ने छेड़ा है वो है हमारे आत्मनिर्भर बनने का, हमारी शिक्षा नीति को ऐसा बनाने का कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें। हम अगर देखते हैं, हम आज देखते हैं कि भारत एक बढ़ती हुई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आज 5वें नंबर पर आ गया है। अभी अभी उन्होंने यूके को पीछे छोड़ा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज से मात्र 400 साल पहले हमारा देश दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी था और कुछ साल पहले जाएं तो 60% जीडीपी दुनिया की भारत में हुआ करती थी। तो हम हमेशा से ही एक बहुत ही इंडस्ट्रियल कंट्री रहे हैं, बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल रहे हैं और हमने हमेशा से सम्मान किया है लोगों का जो आत्मनिर्भर होकर अपना व्यापार करते हैं जी। अब गुलामी के कारण और इस जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए उनके कारण हमारी ये व्यवस्था कहीं खो गई। तो ज्ञानोत्सव जो कार्यक्रम है उसी व्यवस्था के पुनर्जागरण का एक बहुत ही अनुपम प्रयास है जी। सर, जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे जब आक्रमण किया और शिक्षा नीति में इतने सारे बदलाव किए गए, उस समय सर गुरुकुल पे उन्होंने विराम लगा दिया, संस्कृत भाषा पे विराम लगा दिया। तो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो हीन भावना महसूस करते हैं हिंदी बोलने में। तो सर, किस तरीके से हम शिक्षा नीति में बदलाव करके हिंदी को भी उतना अनिवार्य कर सकते हैं? कितनी ज़रूरत है आज के युग में? आपने जो ज़रूरत शब्द का प्रयोग किया, हिंदी का जो उत्थान है वो उसी से जुड़ा हुआ है। हमने देखा पिछले 60-70 साल में जैसे भी प्रयास हुए, जितनी भी ईमानदारी से हुए, लेकिन वो सफल होते हुए नहीं दिखे, क्योंकि जब तक हम आवश्यकता से अपनी भाषा को नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो हिंदी है चाहे वो संस्कृत है, हम उसे बोलचाल की भाषा तब बना पाएंगे जब वो व्यापार की भाषा बनेगी। तो उसको हम स्वावलंबन से कैसे जोड़ सकते हैं, उसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस से कैसे जोड़ सकते हैं, उसको हम कल्चरल एम्बेसडर के रूप में कैसे जोड़ सकते हैं, ये जब तक हम नहीं देखेंगे ना हम हिंदी का भला कर पाएंगे ना संस्कृत का भला कर पाएंगे। देखिए, कोई भी भाषा एक्सक्लूसिविटी में, अलगाव में पनपती नहीं है। तो हम यदि ये सोचें कि एक भाषा के ऊपर दूसरी भाषा को हम थोप देंगे तो वैसे नहीं चलेगा। हम ऐसे रोज़गार उत्पन्न करें, और आज तो बहुत अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आईपीएल होता है, आईपीएल में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, हम देखते हैं विदेशी जो प्लेयर्स हैं वो हिंदी भाषा में बोल रहे होते हैं जी। बिल्कुल सर। एक समय हमने देखा था और एक लंबा समय हमने देखा कि हमारे देश के लोग इंग्लिश में विज्ञापन करते थे, इंग्लिश में विमर्श करते थे, और आज अंग्रेज़ धीरे धीरे हिंदी बोलने पर आ रहे हैं। तो ये अगर हम अपनी भाषा को उपयोगी बनाएंगे तो बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं वो अपने आप हो जाएंगी। और उसके लिए ये तो आवश्यक है ही कि हम अपनी भाषा पर सबसे पहले गर्व तो करें। जी सर। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा करी कि अपनी भाषा पे गर्व करने की ज़रूरत है हमें, और किस तरीके से हम नई जो शिक्षा नीति लागू हो रही है उसमें हिंदी को भी बहुत अच्छा स्थान मिलेगा, लोग गर्व करें हिंदी बोलने में भी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये रेडियो से बातचीत करने के लिए।